चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी सेकंड क्लास ऑफ कैफ 5 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग टू। सर की अगली क्लास में हमने सब्जेक्ट के हवाले से ब्रीफ डिस्कशन की थी और अपना पहला टॉपिक आईफआरएस 16 लीजेस स्टार्ट किया था। क्विक रिकैप कर दे कि कल की क्लास में हमने आईफआरएस 16 में क्या बातें डिस्कस की थी लीजेस के हवाले से, और फिर इंशाल्लाह हम आज के एजेंडा में कॉन्सेप्ट्स और जो कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है उनको कवर करते हैं। सर सबसे पहले आपने आईफआरएस 16 लीजेस के स्टैंडर्ड का एक ब्रीफ ऑब्जेक्टिव या ओवरव्यू डिस्कस किया था कि ये स्टैंडर्ड कौन सी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बयान करता है। लीज ट्रांजेक्शन के हवाले से अब ये लीज ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग तो हम पहली बार एफईआर 2 में कवर कर रहे हैं, लेकिन लीज क्या होता है, किस तरह के अरेंजमेंट को लीज कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इसके हवाले से एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग तो हम सबको मालूम ही है। और कुछ बहुत बातें आपने कैफ टू लेवल पे टैक्स प्रैक्टिसेस के पेपर में भी लीज ट्रांजेक्शन के हवाले से कवर की है। सर नॉर्मली आप कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग, कोई फ्लैट, कोई लैंड, कोई एसेट इन द फॉर्म ऑफ एनी प्लांट एंड मशीनरी, इन द फॉर्म ऑफ एनी मोटर व्हीकल, या कोई भी एक्स वाई जी एसेट अगर आप किसी से रेंट पे एक्वायर करते हो यूज करने के लिए, या किसी से बाय करते हो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, तो सर इस ट्रांजेक्शन को हम जनरली कॉमन सेंस या जो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसमें लीज ट्रांजेक्शन कह रहे होते हैं। आईफआरएस 16 के हवाले से लीज की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट that transfers the right to use of an identified asset from one person to another person for a period of time in exchange for consideration। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके नतीजे में एक आइडेंटिफाइड एसेट को यूज करने का राइट एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लीज कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। तो इस स्टैंडर्ड का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास एक लीज ट्रांजेक्शन में जो दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक होता है हमारे पास लेसोर, एक होता है हमारे पास लेसी। जो पार्टी अपना एसिड यूज करने के लिए सामने वाली पार्टी को ट्रांसफर कर रही है उस पार्टी को हमने लेसोर का नाम दिया था। जो पार्टी किसी और का एसिड इस्तेमाल कर रही है बदले में रेंट या कंसिडरेशन पे कर रही है उसे हमने लेसी का नाम दिया था। और आईएफआरएस 16 का ये स्टैंडर्ड एक लीज ट्रांजेक्शन को लेसोर और लेसी की किताबों में किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से डिस्क्लोज करना है, ये सारी बातें हमें बता रहा होगा। सर हमने सबसे पहले लीज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को कवर किया था और मैंने आपसे कहा था कि इस डेफिनेशन में चार इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है, ये चार इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज पूरे होंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा। नंबर वन, देयर मस्ट बी सम अंडरलाइंग आइडेंटिफाइड एसेट। लीज ट्रांजेक्शन में, लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई अंडरलाइंग एसेट जरूर होगा। नंबर टू, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज ऑफ अंडरलाइंग एसेट फ्रॉम लेसोर टू लेसी। लीज कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में लेसोर के पास से एसेट का राइट टू यूज लेसी को ट्रांसफर हो रहा होगा। नंबर थ्री, ये अरेंजमेंट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा जिसे हम टेक्निकल टर्म में लीज टर्म कह रहे होंगे। ये लीज टर्म जनरली तो नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स में रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि किसी केसेस में ये किसी एसिड या किसी मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और चौथा क्राइटेरिया था कि लेसी एक एसिड के राइट टू यूज के अगेंस्ट लेसोर को कोई ना कोई कंसिडरेशन, कोई ना कोई रेमुनेशन पे कर रहा होगा जिसे हमने लीज पेमेंट का नाम दिया था। अब ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक कॉन्ट्रैक्ट में होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एग्रीमेंट एक लीज कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा और उसमें फिर हम अकॉर्डिंगली आईएफआरएस 16 की अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। कल की क्लास में हमने लीज टर्म के हवाले से डिस्कशन की थी कि लीज टर्म का क्या मतलब है। बेसिकली लीज टर्म के तीन कंपोनेंट्स थे। नंबर वन, आपके लीज एग्रीमेंट का नॉन कैंसिलेबल पीरियड, यानी लीज एग्रीमेंट का वो मिनिमम पीरियड जिसे लेसी या लेसोर कैंसिल ना कर सके, जिसे लेसी या लेसोर कैंसिल ना कर सके, और अगर इनकेस के कैंसिल करते भी हैं तो उनको कोई ना कोई पेनल्टी इनकर करनी पड़े, कोई ना कोई पेनल्टी बर्दाश्त करनी पड़े, तो जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है ये आपकी लीज टर्म का पार्ट बनेगा। फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे लीज एग्रीमेंट में, हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसी को कोई एक्सटेंशन ऑप्शन दिया गया हो, लेसी को कोई टर्मिनेशन ऑप्शन दिया गया हो। तो अगर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सटेंशन ऑप्शन है तो एक्सटेंडेड पीरियड को भी आप लीज टर्म का पार्ट बनाओगे अगर इस बात के रीजनेबल चांसेस है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि लेसी अपना एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। इसी तरह से अगर आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्मिनेशन ऑप्शन है तो टर्मिनेशन ऑप्शन के बाद वाला पीरियड भी आप लीज टर्म का पार्ट बनाओगे अगर इस बात के रीजनेबल चांसेस हो कि लेसी इस टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहा होगा। तो लीज टर्म के तीन कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज। नंबर टू, पीरियड कवर्ड बाय एक्सटेंशन ऑप्शन if it is reasonably certain that lessee will exercise such option, and number three, period covered by termination option if it is reasonably certain that lessee will not exercise such option। अब ये एक्सटेंशन ऑप्शन, टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं, ये अल्टीमेट डिसीजन तो एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ ऑप्शन ही लिया जा रहा होगा।
लेकिन बीन एन अकाउंटेंट, बीन एन मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, हम कैसे असेस करेंगे कि क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे या नहीं? इसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स को देखना है और उन फैक्टर्स के बेसिस पे असेस करना है। हम फैक्टर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस को देख रहे होंगे, हम लीज एसेट्स पे इंप्रूवमेंट पे कितना खर्चा किया उसको देख रहे होंगे, हम अंडरलाइंग एसेट की इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस देख रहे होंगे लेसी के पर्सपेक्टिव से। हम ये देखेंगे कि अगर लेसी अगर लीज को टर्मिनेट करता है तो उसको कितनी पेनल्टी या कितनी कॉस्ट वगैरह इनकर करनी पड़ रही होगी। इन चार फैक्टर्स को, इन चार चीजों को देखकर आप बेसिकली असेस करोगे कि आपका लीज टर्म क्या होना चाहिए। इसके बाद जो अगला टर्म हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था और पार्शियली डिस्कस किया था वो था हमारे पास लीज पेमेंट्स के। लीज पेमेंट किसको कहते हैं? देखिए, लीज पेमेंट्स की एक टेक्निकल, एक डिटेल डेफिनेशन है यहाँ पे जिसको मैं रीड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैंने आसान सी डेफिनेशन या आसान सा कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि हर वो पेमेंट जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट, जो लीज कॉन्ट्रैक्ट की अम्ब्रेला में लेसी लेसोर को पे करे उसे आप लीज पेमेंट का नाम देंगे। लेसी की पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट में हर वो पेमेंट शामिल होगी जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी लेसोर को पे करे, ये पेमेंट्स आपकी लीज पेमेंट कंसिडर की जा रही होगी। सर क्या क्या बातें शामिल थी इसमें? कहता है पेमेंट मेड बाय द लेसी टू अ लेसोर फॉर द राइट टू यूज ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट ड्यूरिंग द लीज टर्म। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: नंबर वन, फिक्स पेमेंट्स इंक्लूडिंग इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट लेस एनी लीज इंसेंटिव्स। सर लीज कॉन्ट्रैक्ट में जितनी पेमेंट फिक्स पेमेंट्स है, जितनी पेमेंट डिसाइडेड पेमेंट्स है, प्रैक्टिकली ये कौन कौन सी हो सकती है? सर प्रैक्टिकली ये डाउन पेमेंट हो सकती है, प्रैक्टिकली ये रेंटल की पेमेंट्स हो सकती है, प्रैक्टिकली ये कोई और पेमेंट्स वगैरह हो सकती है जो कि डे वन पे फिक्स कर ली गई है। तो जितनी भी फिक्स पेमेंट्स है जो कि लीज कॉन्ट्रैक्ट के तहत लेसी ने लेसोर को पे करनी करनी है, ये आपकी लीज पेमेंट का पार्ट बन रहा होगा। लेस एनी लीज इंसेंटिव्स, अगर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसोर लेसी को कोई इंसेंटिव दे रहा है, कोई कंसेशन दे रहा है, कोई रिलैक्सेशन दे रहा है, कोई बोनस पीरियड दे रहा है, तो अकॉर्डिंगली लीज इंसेंटिव को आप अपनी लीज पेमेंट्स में एडजस्ट या रिड्यूस कर रहे होगे। दूसरा था हमारे पास वेरिएबल लीज पेमेंट डिपेंडेंट ऑन इंडेक्स और रेट। मैंने आपसे कहा था कि प्रैक्टिकली लीज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पेमेंट्स फिक्स हो सकती है, कुछ पेमेंट्स वेरिएबल हो सकती है, डिपेंडेंट हो सकती है। जब हम बात करते हैं ना वेरिएबल पेमेंट्स की, तो पेमेंट्स की डिपेंडेंसी दो तीन तरह की चीजों पे हो सकती है। हो सकता है कि आपकी लीज की पेमेंट किसी इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट है। आपकी लीज की पेमेंट्स किसी इंडेक्स की बेसिस पे फ्लक्चुएट हो रही हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, या किसी रेट की बेसिस पे फ्लक्चुएट हो रही हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो। ये इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो सकता है, ये रेट इन्फ्लेशन रेट हो सकता है। तो अगर तो वेरिएबल लीज पेमेंट्स ऐसी है जो कि किसी रेट या इंडेक्स पे डिपेंडेंट है, तो इन वेरिएबल पेमेंट्स को मैं लीज पेमेंट्स का पार्ट बना रहा हूंगा। अगर कोई वेरिएबल पेमेंट ऐसी है जो किसी ऐसे चीज पे डिपेंडेंट है, कंटिजेंट है, जो कि इंडेक्स और रेट के अलावा है। मैंने एग्जांपल क्या दी थी कि अगर इस स्कूल का रेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के एडमिशन की बेसिस पे हो रहा है कि भाई एक अमाउंट फिक्स्ड है और एक अमाउंट ये है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने होंगे तो ये रेंट देना होगा, अदरवाइज नहीं देना होगा। या मैं कोई स्टेडियम रेंट पे लेता हूँ और उसमें से कुछ पोर्शन रेंट का ऐसा है जो कि रेन के सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर कोई वेरिएबल पेमेंट ऐसी है जो कि इंडेक्स और रेट पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, इसे हम लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनाएंगे। इसे लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनाएंगे तो उसकी क्या इंप्लीकेशन होगी वो हम आने वाले वक्तों में देखेंगे। तीसरा हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज प्राइस ऑफ अ परचेज ऑप्शन इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन दैट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। मैंने आपसे कहा था कि आपको लीज कॉन्ट्रैक्ट में ना दो तीन तरह की एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस या एडिशनल क्लॉजेस नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेज एग्रीमेंट हो सकता है, हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेज प्रॉमिस हो सकता है। यानी लेसी लेसोर को वादा करे कि एट द एंड ऑफ लीज टर्म मैं आपसे ये एसेट एक डिसाइडेड अमाउंट पे एक्वायर कर लूंगा। लेसोर लेसी से वादा करे कि एट द एंड ऑफ लीज टर्म हम आपको ये एसेट एक डिसाइडेड अमाउंट पे सेल कर देंगे। तो अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेस एग्रीमेंट, कोई बार्गेन परचेस पेमेंट या बार्गेन परचेस प्रॉमिस है, तो जो भी उस बार्गेन परचेस प्रॉमिस की प्राइस होगी ये आपकी लीज पेमेंट कंसिडर की जाएगी। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेस प्रॉमिस है तो बार्गेन परचेस प्रॉमिस के नतीजे में लेसी लेसर को जो भी पे करेगा उसे भी हम लीज पेमेंट का पार्ट बनाएंगे। पॉइंट नंबर थ्री में बात हो रही है, पॉइंट नंबर थ्री में बात हो रही है बार्गेन परचेस ऑप्शन की। सर बार्गेन परचेस ऑप्शन क्या है? बार्गेन परचेस ऑप्शन का मतलब है लेसी को आपने ये राइट दिया है कि वो चाहे तो एसेट को बाय करे, चाहे तो एसेट को बाय ना करे। आपको आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेस ऑप्शन नजर आ रहा होगा जिसमें लेसी के पास ये ऑप्शन होगा, लेसी के पास ये राइट होगा
कि लीज टर्म की मैच्योरिटी पे, लीज टर्म के एंड पे वो चाहे तो एसेट को बाय करे, चाहे तो एसेट को बाय ना करे। लेकिन लेसी जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, लेसोर उस बात को फॉलो करने के लिए पाबंद होगा। यानी कि अगर लेसी डिसाइड करता है कि मुझे एसेट को बाय करना है एक डिसाइडेड प्राइस पे, तो लेसोर पाबंद होगा कि वो एसेट सेल करेगा। अगर लेसी डिसाइड करता है कि उसे एसेट को बाय नहीं करना, तो लेसोर उसे फोर्स नहीं कर सकता। तो अगर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन है, तो बार्गेन परचेज ऑप्शन की जो एक्सरसाइज प्राइस होगी, सर ये एक्सरसाइज प्राइस भी आपकी लीज पेमेंट का पार्ट बनेगी, अगर इस बात के चांसेस, अगर इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि आपका लेसी ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाला है। इसी तरीके से अगर आपकी लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्मिनेशन क्लॉजेस है और टर्मिनेशन क्लॉजेस के नतीजे में कोई टर्मिनेशन पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, तो हम इन टर्मिनेशन पेनल्टीज को भी लीज पेमेंट का पार्ट बनाएंगे, सिर्फ उस वक्त जब लेसी को लगता है कि वो ये टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा होगा। यहां तक वो डिस्कशन थी जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर ली थी। यहां तक किसी का कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो फिर हम आज के एजेंडा को लेकर आगे चलते हैं। क्लियर है सबको सब कुछ? सर इसके बाद आपने हमें कहा था कि आपकी लीज पेमेंट्स में रेजिडल वैल्यू गारंटी का भी एक अमाउंट शामिल किया जाएगा। आपकी लीज पेमेंट्स में रेजिडल वैल्यू गारंटी या गारंटी रेजिडल वैल्यू का भी एक अमाउंट शामिल किया जाएगा। लेसी के पर्सपेक्टिव से कोई अलग बात होगी, लेसोर के पर्सपेक्टिव से कोई अलग बात होगी। पहले हम रेजिडेंट वैल्यू गारंटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर लेसी और लेसोर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। व्हाट इज रेजिडेंट वैल्यू गारंटी? रेजिडेंट वैल्यू गारंटी इज अ गारंटी मेड टू अ लेसोर by a party unrelated to the lessor that the value or part of the value of an underlying asset at the end of the lease will be at least a specified amount. सर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेन नंबर ऑफ टाइम पीरियड के लिए लेसोर अपना एसेट लेसी को यूज करने के लिए दे रहा होगा। जब वो लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जब वो लीज टर्म पूरा हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि एसेट की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए। कुछ ना कुछ जिसकी रेजिडेंट वैल्यू, कुछ ना कुछ जिसकी वैल्यू डे एंड पे भी रहती होगी। इस वैल्यू को आप टोटल रेजिडेंट वैल्यू कह सकते हो। इस रेजिडेंट वैल्यू के पोर्शन में से जितना अमाउंट लेसोर को गारंटी किया जा रहा है, जितना अमाउंट लेसोर को गारंटी किया जा रहा है, उस अमाउंट को हम गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू कह रहे होंगे। सर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में जब लीज टर्मिनेट होगी या मेच्योर होगी, तो जरूरी नहीं है कि एसेट जीरो हो जाए। एसेट की कुछ ना कुछ उस वक्त भी वैल्यू रहती होगी, तो जो भी वैल्यू रहती होगी उसे हम रेजिडेंट वैल्यू कह सकते हैं। उस रेजिडेंट वैल्यू में से जितना अमाउंट लेसोर को प्रॉमिस किया गया है, गारंटी किया गया है, उस अमाउंट को, उस प्रॉमिस को हम गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू कह रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे गौर करने की एक और चीज है, कहता है रेजिडेंट वैल्यू गारंटी इज द गारंटी मेड टू अ लेसोर by a party unrelated to lessor, by a party unrelated to lessor, that the value or part of the value of an underlying asset at the end of the lease will be at least of a specified amount. देखिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कौन सी चीजें गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू होंगी, कौन सी चीजें गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कि दो पार्टीज है, एक है लेसोर, एक है लेसी, दोनों के दरमियान एक लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जब लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो इसमें एसेट को भी स्पेसिफाई किया गया होगा, इसमें लीज टर्म को भी स्पेसिफाई किया गया होगा, इसमें रेंटल्स वगैरह का अमाउंट भी डिसाइड किया। फॉर एग्जांपल कि एक एसेट है जिसकी डे वन पे वैल्यू आ रही है, डे वन पे वैल्यू आ रही है 5 लाख रुपए। ये डे वन की वैल्यू है, 5 साल की लीज है, और 5 साल तक जो रेंटल होगा, लेट से कि वो 1,20,000 रुपए पर एनम होगा। यानी कि 5 साल तक ये लीज चलेगी, 5 साल तक लेसी लेसोर को 1,20,000 रुपए का रेंटल पे करेगा, और 5 साल तक इस एसेट को इस्तेमाल कर रहा होगा। एस्टिमेट किया अब हमने एस्टिमेट किया कि आफ्टर 5 years इस एसेट की रेजिडेंट वैल्यू है लेट से 2 लाख रुपए। कि जब 5 साल का लीज टर्म पूरा भी हो जाएगा ना, तो भी एसेट की रेजिडेंट वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए इसकी रेजिडेंट वैल्यू एस्टिमेट की गई है। ये जो मैंने 2 लाख रुपए एस्टिमेट किया है ना, ये मैंने एसेट की टोटल रेजिडेंट वैल्यू एस्टिमेट की है। अब डिफरेंट तरह के लोग लेसोर की जिंदगी में आते हैं और उसे वादा करते हैं।
डिफरेंट तरह के लोग लेसोर की जिंदगी में आते हैं और उसको वादे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो लेसी वादा करता है। पहले तो लेसी वादा करता है। लेसी कहता है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं तुमसे ये एसेट 1.5 लाख रुपए का खरीद लूंगा। एस्टिमेट कितना हुआ है? टोटल 2 लाख रुपए का। लेकिन लेसी ने क्या वादा किया कि 5 साल के बाद अगर इस एसेट की वैल्यू कुछ भी हो, मैं तुम्हें गारंटी करता हूं कि मैं 1.5 लाख रुपए तो खरीद ही लूंगा। 1.5 लाख से ज्यादा की मैं गारंटी नहीं कर रहा, लेकिन मैं 1.5 लाख रुपए का वादा कर रहा हूं कि अगर वैल्यू 1.5 लाख या 1.5 लाख से भी कम हुई तो मैं वादा कर रहा हूं कि मैं इसे 1.5 लाख रुपए का खरीद लूंगा। फिर एक और पार्टी आई, और ये पार्टी रिलेटेड टू लेसी थी। सर, पार्टी रिलेटेड टू लेसी का क्या मतलब है? वो पार्टी जो कि लेसी कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी है। लेसी की कोई पेरेंट कंपनी हो, या लेसी की कोई सब्सिडियरी कंपनी हो, या लेसी की कोई एसोसिएटेड कंपनी हो। इसने लेसोर को वादा किया कि मैं आपको 1,60,000 रुपए की गारंटी करता हूं। मैं आपको 1,60,000 रुपए की गारंटी करता हूं कि 5 साल के बाद ये एसेट कम से कम मैं आपसे 1,60,000 रुपए का खरीद लूंगा। फिर एक और पार्टी आई, पार्टी रिलेटेड टू लेसोर। पार्टी रिलेटेड टू लेसोर, इसने आगे वादा किया 1,70,000 रुपए का, कि मैं आपको 1,70,000 रुपए का वादा करता हूं कि इस एसेट की कुछ भी वैल्यू हो, मैं कम से कम 1,70,000 का तो आपसे खरीद लूंगा। सर ये समझिएगा, ये पार्टी रिलेटेड टू लेसी, पार्टी रिलेटेड टू लेसोर कौन लोग है? पार्टी रिलेटेड टू लेसी का मतलब है कि ये लेसी की कोई जानने वाली कंपनी है। लेसी की पेरेंट कंपनी हो सकती है, लेसी की सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, लेसी की कोई और रिश्तेदार की कंपनी हो सकती है। ये पार्टी रिलेटेड टू लेसोर, लेसोर की कोई जानने वाली कंपनी है। लेसोर की पेरेंट कंपनी हो सकती है, लेसोर की सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, लेसोर की कोई और जानने वाली कंपनी हो सकती है। और इसके बाद एक और बंदा आया, जो कि अनरिलेटेड पार्टी है। जो कि अनरिलेटेड पार्टी है। ना ये लेसी का जानने वाला है, ना ये लेसोर का जानने वाला है, और इसने 1,30,000 रुपए की गारंटी कर दी है कि भाई एसिड की कुछ भी वैल्यू हो, मैं गारंटी करता हूं कि मैं इसे 1,30,000 रुपए का खरीद लूंगा। तो अब आपको सवाल में सिनेरियो ये दिए गए, थियोटिकल सवाल बनाया मैंने कि टोटल वैल्यू है 2 लाख रुपए, लेसी गारंटी कर रहा है 1.5 लाख रुपए, लेसी की जानने वाली कंपनी गारंटी कर रही है 1,60, लेसी लेसोर की रिलेटेड पार्टी गारंटी कर रही है 1,70, और अनरिलेटेड पार्टी गारंटी कर रही है 1,30,000। आपको ये डिटरमाइन करना है कि इस 2 लाख रुपए में से, इस 2 लाख रुपए में से कितना अमाउंट गारंटेड है, कितना अमाउंट अनगारंटेड है। सर डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये थी, रेजिडेंट वैल्यू गारंटी इज द गारंटी मेड टू द लेसोर by a party unrelated to the lessor that the value or the part of the value of the underlying asset at the end of the lease term will be at least a specified amount। यानी ये वो अमाउंट है जो लेसोर को गारंटी की जा रही है। किसकी तरफ से? किसी भी लोगों की तरफ से, लेकिन वो लोग लेसोर के जानने वाले ना। किसी भी बंदे की तरफ से, यानी लेकिन वो लोग लेसोर के जानने वाले ना हो। यानी कि अगर ये 4 लोगों ने अमाउंट गारंटी किया है ना, ये 4 लोगों ने अमाउंट गारंटी किया है ना, तो जो अमाउंट लेसोर की रिलेटेड पार्टी ने गारंटी किया है ना, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। कौन से अमाउंट की रेलेवेंस है? वो अमाउंट जो लेसी ने गारंटी किया, या लेसी की रिलेटेड पार्टी ने गारंटी किया, या किसी अनरिलेटेड पार्टी ने गारंटी। अब अगर आप समझे कि आप लेसोर है और आपको 3 लोगों ने गारंटी दी है, एक बंदे ने 1.5 लाख की, एक बंदे ने 1,60,000 रुपए की, और एक बंदे ने 1,30,000 रुपए की, तो आप अगर लेसोर है तो आप अपनी गारंटी कहां एक्सरसाइज करवाएंगे? सर ऑब्वियसली 1,60 वाली की तरफ। तो मैं 2 लाख की रेजर्व वैल्यू में से मैक्सिमम कितना सिक्योर हूं? सर मैं 2 लाख की रेजर्व वैल्यू में से मैक्सिमम 1,60,000 तक सिक्योर हूं। तो मैं कह सकता हूं कि 1,60,000 रुपए मेरी गारंटीड रेजर्व वैल्यू है, और डिफरेंशियल 40,000 रुपए हमारी अनगारंटीड रेजर्व वैल्यू कहलाई जाएगी। तो पहले तो हम गारंटीड रेजर्व वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि एसेट की टोटल रेजर्व वैल्यू में से कितना अमाउंट लेसोर को गारंटी किया गया है किसी भी बंदे की तरफ से, चाहे वो लेसी हो, चाहे वो लेसी का कोई जानने वाला हो, चाहे वो कोई बिल्कुल ही अनजान थर्ड पार्टी हो, लेकिन वो लेसोर का रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। क्योंकि लेसोर के रिलेटेड पार्टी का मतलब है कि मैं अपने आप को खुद ही गारंटी दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल,
कि भाई मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस स्टार्ट करने लगा हूं और मैं बड़ा डर रहा हूं कि यार आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस डूब तो नहीं जाएगा, और मेरा भाई आके कहता है कि परेशान नहीं हो तुम आईक्यू फाइव स्कूल ऑफ फाइनेंस स्टार्ट करो, तुम्हारे पीछे मैं बैठा हुआ हूं, तो मेरे भाई की गारंटी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नुकसान हुआ तो नुकसान तो हमारे घर में ही हो रहा है ना। कोई बाहर वाला बंदा आलियान आके मुझे गारंटी दे कि नहीं सर आप स्टार्ट करें, जो नुकसान है मैं बर्दाश्त करूंगा, तो मैं सिक्योर फील करूंगा कि अगर घर में नुकसान हुआ तो बाहर वाला बैठा है ना सेटल करने के लिए। लेकिन अगर मेरे ही वालिद या मेरे ही भाई मुझे गारंटी दे के बैठेंगे नुकसान होगा तो हम देख लेंगे, तो इसका अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो नुकसान होगा वो घर में ही नुकसान हो रहा होगा। तो अगर गारंटी भी लेसोर की किसी जानने वाले ने दी है तो उस गारंटी को कंसिडर नहीं किया जाएगा, उस गारंटी को कंसिडर करेंगे जो लेसी ने दी है, लेसी की किसी जानने वाले ने दी है, या किसी अनरिलेटेड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसोर ने दी है। क्या ये बात समझ आती है हमें? अब अगर हमें रेजिडल वैल्यू गारंटी का कॉन्सेप्ट समझ आता है तो अब हम ये देखते हैं कि लेसी के पर्सपेक्टिव से और लेसोर के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें लीज पेमेंट का पार्ट बनेंगी। देखें, कहता है फॉर लेसी अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल बाय द लेसी अंडर द रेजिडल वैल्यू गारंटी। लेसी के पर्सपेक्टिव से गारंटीड रेजिडल वैल्यू का मतलब है कि वो अमाउंट जो लेसी को लगता है कि उसे पे करना पड़ सकता है, जो लेसी को लगता है कि उसे पे करना पड़ सकता है, ये सिर्फ उस केस में अराइज होगा, ये सिर्फ उस केस में अराइज होगा जब लेसी का गारंटीड रेजिडल वैल्यू एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडल वैल्यू से ज्यादा हो। ये सिर्फ उस वक्त अराइज होगा जब लेसी की गारंटीड अमाउंट एसेट की एक्सपेक्टेड अमाउंट से भी ज्यादा हो। क्या मतलब सर, हम समझे नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि इस एग्जाम्पल में एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडल वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। डिफरेंट तरह के लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट गारंटी की थी। अगर 5 साल पूरे होते हैं और एसेट वाकई में 2 लाख का है, तो लेसोर कोई बेवकूफ नहीं है कि इन लोगों को जाकर 1,50, 1,60 या 1,70 का एसेट बेचेगा। वो सिंपली क्या करेगा, वो मार्केट में जाके 2 लाख रुपए का बेच देगा। ये तो इन्होंने गारंटी की है ना कि हम बैठे हैं, अगर नुकसान हुआ तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर 5 साल के बाद वाकई में एसेट 2 लाख का ही निकल आता है, तो लेसोर इन लोगों के पास थोड़ी जाएगा। लेसोर तो क्या करेगा, मार्केट में जाके 2 लाख का बेच देगा। लेसी को लेसोर को अमाउंट पे करना कब पड़ सकता है, जब लेसी का जो गारंटीड अमाउंट है वो एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडल वैल्यू से भी ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल कि इसने गारंटी कर दिया होता कि मैं 2,20,000 की गारंटी देता हूं। अब हम ये सोच रहे हैं कि एसेट 2 लाख रुपए का होगा, लेकिन हम मैक्सिमम कितना रिकवर कर सकते हैं, 2,20। तो मोस्ट लाइकली है कि मैं लेसोर के पास, सॉरी लेसी के पास जाकर उसको बोलूंगा कि तुमने मुझे 2,20 का वादा किया था ना, लाओ मुझे मेरे पैसे पे करो। तो लेसी के पर्सपेक्टिव से हम सिर्फ वो अमाउंट कंसिडर करेंगे जो कि लेसी एक्सपेक्ट करता है कि उसे पे करना पड़ेगा। और ये कब सिचुएशन अराइज होगी, जब लेसी की गारंटेड अमाउंट एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडल वैल्यू से ज्यादा आ रही होगी। हम इस पे अभी एक शॉर्ट इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। अच्छा, लेसोर के पर्सपेक्टिव से क्या कह रहा है, लेसोर के पर्सपेक्टिव से कह रहा है एनी रेजिडल वैल्यू guarantee provided to the lessor by the lessee, party related to the lessee, or a third party unrelated to the lessor that is financially capable of discharging the obligation under the guarantee। कह रहे लेसोर के पर्सपेक्टिव से गारंटीड रेजिडल वैल्यू का मतलब है वो अमाउंट जो या तो लेसी गारंटी करे, लेसी का जानने वाला गारंटी करे, या कोई थर्ड पार्टी गारंटी करे जो हमारा जानने वाला ना हो। यानी कि अगर मैं अपनी एग्जांपल में देखूं तो 1, 2 और 3, ये 3 अमाउंट्स हमारे लिए गारंटीड रेजर्व वैल्यू कंसिडर किए जाएंगे। वो अमाउंट जो लेसोर के जानने वाले ने गारंटी किया, वो लेसोर के पर्सपेक्टिव से गारंटीड रेजर्व वैल्यू कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्या ये समझ आता है हमें? अब एक आसान सी इलस्ट्रेशन आ रही है, उसमें और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 5 है अदील लिमिटेड के नाम से। हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 5 है अदील लिमिटेड के नाम से। कहता है Adil Limited acquired a machine on lease from Kashif Limited on the following terms। हमारे पास अदील लिमिटेड एक लेसी है जिसने काशिफ लिमिटेड लेसोर से एक मशीन किराए पे ली। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। 5 मिलियन की डाउन पेमेंट है, 8 मिलियन के एनुअल रेंटल्स हैं, यानी हर साल के किस्त, 5 साल की लीज टर्म है। इन एडिशन टू अबव the above information consider the following 3 independent scenarios। अब ये 3 अलग अलग सिनेरियोज हैं और आपसे कहता है कैलकुलेट द लीज पेमेंट
फॉर लेसी एज वेल एज लॉसॉर फॉर ईच ऑफ द अबव सिनेरियोस। पहले तो इन्होंने जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस बताई कि 5 मिलियन की डाउन पेमेंट, 8 मिलियन का एनुअल रेंटल और 5 साल की लीज टर्म, और 3 अलग अलग सिनेरियोज हैं। तीनों सिनेरियोज में आपको लीज पेमेंट कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एएल अदील लिमिटेड दैट इज लेसी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ केएल काशिफ लिमिटेड दैट इज लेसॉर। अब सिनेरियो देखिएगा। पहले सिनेरियो में कहता है अदील लिमिटेड हैज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन although it expect to pay nil as machine has expected रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 15 मिलियन। कह रहा है अदील लेसी ने कितना गारंटी किया है? 10 मिलियन। 10 मिलियन की गारंटी दी है, लेकिन उसको लगता है कि उसको पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि एसेट की वैल्यू 15 मिलियन होगी। जब एसेट की वैल्यू 15 मिलियन होगी तो लेसॉर मेरे पास थोड़ी आएगा गारंटी एक्सरसाइज करने, वो तो मार्केट में जाके बेच देगा ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लेसी की पर्सपेक्टिव से रेजिड वैल्यू निकाले, अगर मैं आपसे कहूं कि लेसी की पर्सपेक्टिव से रेजिड वैल्यू निकाले, तो सॉरी लीज पेमेंट निकाले, तो इसमें क्या क्या आएगा? सर 5 मिलियन की डाउन पेमेंट आएगी, 8 मिलियन के 5 रेंटल्स आएंगे, और रेजिड वैल्यू आएगी? नहीं सर, 5 मिलियन और 8 5 से मेरा ख्याल है 40, तो 40 मिलियन, सॉरी 45 मिलियन। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि लेसॉर के पर्सपेक्टिव से लेसॉर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट कैलकुलेट करके थे, तो इसमें ये 5 मिलियन भी आएगा, इसमें ये 40 मिलियन भी आएगा, और 10 आएगा, 15 आएगा, या 5 आएगा? लेसॉर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट, डाउन पेमेंट तो होगी, रेंटल्स भी होंगे, रेजिडेंट वैल्यू का कितना पोर्शन आएगा? 10, 15 या 5? सर 10 मिलियन। नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। सिनेरियो 1 में लेसी के पर्सपेक्टिव से 5 मिलियन की डाउन पेमेंट, 40 मिलियन के रेंटल्स, और 0 रेजिडेंट वैल्यू, तो टोटल 45 मिलियन। सिनेरियो 1 में लेसॉर के पर्सपेक्टिव से 5 मिलियन की डाउन पेमेंट, 40 मिलियन के रेंटल्स, और सिर्फ 10 मिलियन का अमाउंट जो कि लेसी ने गारंटी किया, 15 मिलियन नहीं। तो यहां पे बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि यूजीआरवी, व्हाट इज यूजीआरवी? सर यूजीआरवी इज अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू। वो कितनी होगी? 5 मिलियन। के टोटल 15 मिलियन की रेजर्व वैल्यू है, जिसमें से 10 मिलियन लेसॉन ने गारंटी किया है, तो बाकी का 5 मिलियन अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू है। क्या ये समझ आता है हमें? सर एक और सिनेरियो देखते हैं, मतलब इसी सवाल का सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो में कह रहा है अदील लिमिटेड हैज गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू ऑफ 10 मिलियन although it expect to pay only 3 million as machine has expected to have a market value of 7 million at the end of the lease term। सेकंड सिनेरियो में एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू है 7 मिलियन, और लेसी ने गारंटी कर दिया 10 मिलियन। तो कह रहा है कि जब 7 मिलियन का एसेट है और मैंने 10 मिलियन की गारंटी कर दी है, तो मुझे कितना पे करना पड़ सकता है? 3 मिलियन। अब अगर हमें लेसी के पर्सपेक्टिव से रेजिडेंट वैल्यू चाहिए, हमें लेसी के पर्सपेक्टिव से सॉरी टोटल लीज पेमेंट चाहिए, तो 5 मिलियन का डाउन पेमेंट आएगा, 40 मिलियन के रेंटल्स आएंगे, और 3 मिलियन की रेजिडेंट वैल्यू आएगी। और अगर मैं आपसे पूछूं लेसॉर के पर्सपेक्टिव से, तो 5 मिलियन की डाउन पेमेंट, 40 मिलियन के रेंटल्स, और ये कितना आएगा? पूरा 10 मिलियन। ये बात यहां लिखी भी होगी। लेसी की पर्सपेक्टिव से डाउन पेमेंट, रेंटल्स, और 3 मिलियन का अमाउंट जो ओवर एंड अबव है, तो 48 मिलियन। लेसॉर के पर्सपेक्टिव से डाउन पेमेंट, रेंटल, और पूरी 10 मिलियन की गारंटीड अमाउंट जो कि 55 मिलियन बन रही है। समझ आ रहा है ना? मैं तीसरा केस सिनेरियो 3, ALS not guaranteed any residual value. However, M Limited, manufacturer of machine, has guaranteed K Limited to purchase the machine at the end of the lease term at 13 million if KL so desires। कह रहा है लेसी ने कोई अमाउंट गारंटी नहीं किया, लेकिन कोई बंदा है M Limited, और अपेरेंटली ऐसा दिया है, डाटा दिया है कि ये किसी का जानने वाला नहीं लग रहा, ये कोई अलग बंदा है। इसने केएल को गारंटी दी है कितनी? 13 मिलियन की। तो सर लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट क्या होगी? डाउन पेमेंट, 40 मिलियन के रेंटल्स, और 0 रेजिडेंट वैल्यू। और लेसॉर के पर्सपेक्टिव से क्या होगी? डाउन पेमेंट,
रेंटल्स और 13 मिलियन की वैल्यू। यही बात यहाँ लिखी होगी। लेसी के पर्सपेक्टिव से 5 मिलियन की डाउन पेमेंट, 40 मिलियन के रेंटल्स, जीरो रेजिडेंट वैल्यू तो 45 मिलियन। लेसोर के पर्सपेक्टिव से डाउन पेमेंट, रेंटल्स और 13 मिलियन की गारंटी जो किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ने दी है, जो हमारा रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो ये आ गया 58 मिलियन। क्या ये बातें समझ आ रही है? तो अब तक हमने दो कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर किया है। वन इज कॉल्ड व्हाट इज लीज टर्म एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड व्हाट इज लीज पेमेंट्स।